जब क्लास 9th में थी तब फेसबुक का क्रेज सबसे पहली बार चढ़ा। बना लिया कि अकाउंट। प्रोफाइल पिक्चर में अपनी तस्वीर की जगह बिल्लियों की एक प्यारी सी तस्वीर लगाई। बड़ों के कहने पर केवल अपने परिवार वालों को ऐड किया और ढेर सारे टीनेज पोस्ट टाइप के प्रोफाइल फॉलो किए। जब पढ़ाई और बाकी काम से राहत मिलती तो कुछ मिनटों के लिए मम्मी का फोन लेकर लॉग इन करती और तमाम तरह की चीजें, नई चीजें पढ़ती देखती। अदर मैसेजेस करके कुछ फोल्डर होता है, ये पता भी नहीं था। इसलिए किसी दिन ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते अदर मैसेजेस वाला फोल्डर खुल गया। पहले तो कई जान अनजान के लोगों के मैसेजेस पड़े हुए थे। कुछ पुराने स्कूल के दोस्त मिले, कुछ बचपन में मुझे पालने वाली, मेरे साथ खेलने वाली दीदियां मिली। लेकिन कुछ ऐसा भी मिला जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि अब भी वो पल याद करके दिल दहल सा जाता है। हालांकि वो आखिरी बार नहीं था जब किसी अनजान लड़के ने मुझे जबरदस्ती अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीर भेज दी हो, लेकिन ऐसे बहुत से बार में वो पहला था और सबसे डरावना भी। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ कनु प्रिया और आप कानून प्रिया का एक नया एपिसोड देख रहे हैं। आज हम ऑनलाइन हैरेसमेंट की बात करने जा रहे हैं। लॉज क्या कहते हैं और क्या नहीं कर पाते, तमाम चीज़ों की बात। हम बहुत बार अपनी आंखों के सामने लोगों का उत्पीड़न होते देखते हैं और कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। हमें वो एक्ट इतनी नॉर्मल लगती है कि ये दिमाग में भी नहीं आता कि ये एक अपराध है, ये गलत है। स्कूल में किसी हैवीवेट बच्चे को स्पोर्ट्स टीचर जब बार बार दूसरे बच्चों के सामने उनके वेट का मजाक बनाते हैं, उन्हें जलील करने की कोशिश करते हैं। किसी ऑफिस में जब अपने स्टाफ से एक बॉस गुस्से में बात करता है, उसे नीचा दिखाता है। जब एक बिल्डर अपने मजदूरों से चिल्लाकर गाली गलौज करता है, जब माँ बाप अपने बच्चे को पीटते हैं, उसे नकारा बताते हैं, ये सारे के सारे इंस्टेंसेस नॉर्मल नहीं होते। ये सब ऑफेंस में गिने जाते हैं। ये बुली करने का तरीका होता है। ये जब बहुत बढ़ जाए तब हैरेसमेंट भी कहलाता है। साइबर बुलिंग को भी हम बहुत ही लिमिटेड टर्म्स में समझते हैं, जबकि इस क्राइम के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम जल्दी बुलिंग नहीं करार पाते। साइबर बुलिंग को लॉ की भाषा में किस तरह परिभाषित किया गया है वो देखते हैं। तो लॉ कहती है कि लोगों का एक समूह या व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब किसी दूसरे इंसान पर एक या एक से अधिक बार जानबूझकर अग्रेशन या वायलेंस इन्फ्लिक्ट करे, तब वो साइबर क्राइम माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी न तो बुलिंग को परिभाषित करता है और ना ही इसे अपराध के रूप में दंडित करता है। हालांकि आईपीसी और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट 2000 के विभिन्न प्रावधानों का इस्तेमाल साइबर धमकियों से लड़ने के लिए किया जा सकता है। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने अपने लीगल मॉड्यूल में एक बार यह मेंशन किया था, ये लिखा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा दिए जाने वाली गुमनामी से शिकारी मजबूत महसूस करते हैं। वो पृथ्वी के दूसरे छोर पर हो सकता है या पड़ोसी या दोस्त या परिवार का कोई शख्स हो सकता है। जब बार बार वो व्यक्ति आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, भद्दे कमेंट्स करे, वल्गर मैसेजेस भेजे, उस चैट रूम में प्रवेश करे जिसके आप भी मेंबर हों, इसे बुलिंग और हैरेसमेंट का ही प्रकार माना जाता है। सामान्य तौर पर शिकारी आपको इमोशनली अनस्टेबल और परेशान कर देने का इरादा रखता है ताकि वो आपके साथ मनचाहा व्यवहार कर सके। आईपीसी की धारा 354 ए और 354 डी महिलाओं के खिलाफ साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के लिए सजा का प्रावधान करती है। पिछले हफ्ते यानी जून 2021 में 22 साल के एक जिम ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास कुमार फेक आईडी बनाकर 100 से अधिक लड़कियों को ऑनलाइन स्टॉक और हैरेस कर चुका था। लड़कियों को अश्लील मैसेजेस भेजे थे, ऑब्सीन वीडियोस भेजे थे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से आईपीसी में धारा 354 डी को सम्मिलित करने के बाद महिलाओं का साइबर पीछा यानी ऑनलाइन स्टॉकिंग करने को एक अपराध के रूप में फाइनली मान्यता दी गई थी।
एक केस की बात करते हैं। केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनिमेश बख्शी। अक्यूज ने एक महिला के फोन को हैक करके उसकी कुछ तस्वीरें, पर्सनल तस्वीरें निकाल ली। उसने उसे धमकी देनी शुरू की कि अगर उसने उससे बात नहीं की, उसने उससे जो करने को कहा उसने नहीं किया, तो वो उसके पिक्चर्स पब्लिक कर देगा, और अक्यूज ने ऐसा ही किया। वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अक्यूज को आईपीसी की धारा 354A, 354C, 354D, धारा 509 और साथ ही आईटी एक्ट के धारा 67C और 67E के तहत दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को न केवल स्टॉकिंग का शिकार होना पड़ा, बल्कि उसका वर्चुअल रेप तक किया गया है। उसकी तस्वीरें वेबसाइट्स पर दुनिया के लिए अवेलेबल थीं और उस पर लोगों ने रेप के धमकी भरे कमेंट्स भी किए हैं। हम जब ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, हम उसे सिर्फ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जोड़ देते हैं, बल्कि जब आपको किसी नंबर से बार बार कॉल आए, मैसेज आए, वल्गर एसएमएस आए, ईमेल्स आए, आपको कोई एक शख्स बार बार दोस्ती के लिए पूछे, संबंध बनाने को कहे, कॉल पर या सेक्सुअल एक्ट में आपको साथ देने पर मजबूर करे, या फिर बिना आपकी अनुमति के, बिना आपके कंसेंट के ही कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बात कहे या एक्ट करे, ये सारे के सारे एक्ट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माने जाते हैं। मैंने इस एपिसोड के क्रम में एक सर्वे किया जिसमें कम से कम 150 लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम लोगों से जब ये पूछा गया कि उनके साथ हुए ऑनलाइन हैरेसमेंट में क्या वे अपराधी को जानते थे, उनमें से 71%, 71% लोगों ने इस बात पर हामी भरी। ये बताया कि वे लोग उनके जान पहचान के ही थे। हमारा लॉ जहां चूक जाता है वो ऐसे कि कोर्ट रूम्स में फिजिकल कांटेक्ट के मामलों को ज्यादा सीरियसली सुना जाता है, ना ही साइबर मामलों को। ये एक तरह से नकार दिए जाते हैं ये सारे केसेस, ये ऑनलाइन या फिर फोन कॉल वाले, क्योंकि ये नहीं स्वीकारा जाता कि हम जिस तरह से उत्पीड़ित होते हैं वो हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। हमें मानसिक तौर पर उत्पीड़न महसूस होता है। एक और हास्यास्पद बात साइबर लॉज को लेकर ये है कि पुरुषों के साथ भी हैरेसमेंट हो सकता है। यह बात लॉ ही नकार देती है। आप जब आईटी एक्ट को पढ़ेंगे, आप उसकी लैंग्वेज को परखेंगे, ये सारे लॉज इस तरह लिखे गए हैं जैसे एक पुरुष ही हर वक्त एक महिला के साथ यह व्यवहार करता हो। सच्चाई ये है कि अधिकतर मामले ऐसे होते हैं, पर यह खारिज कर देना कि पुरुषों के साथ भी साइबर क्राइम्स और बुली होता है, ये भी पेट्रियार्की का ही, पितृसत्ता का ही एक और पहलू है। इस तरह के बायस लॉज हमें यह मानने को मजबूर कर देते हैं कि पुरुष और साथ ही ट्रांसजेंडर्स का भी शोषण होता है, खुद पुरुषों और कुछ महिलाओं के हाथों। हम जिस दौर में हैं, हमें ये चाहिए कि सारे के सारे लॉज इंक्लूसिव हों। इंक्लूसिव मतलब सभी लिंग के लोगों को साथ लेकर चलने वाले। इन तमाम बातों के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आप ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको खुद को किसी भी तरह के दोष से बचाना चाहिए। अगर परिवार वाले या दोस्त या कोई भी कहे कि आपकी ही गलती है या आपने शख्स को फौरन ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया, तो आप सीधे ये कहें कि अगर किसी ने आपको बिना आपकी सहमति के अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीर भेजकर आपको शर्मसार करने की कोशिश की है, तो वो गुनहगार है, ना कि आप। दूसरा, आप फौरन साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रिपोर्ट निकाली। ये बताया कि साइबर क्राइम्स जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इन केसेस में कन्विक्शन रेट उतना ही कम है। पुलिस ऑनलाइन हैरेसमेंट वाले केसेस को सीरियसली नहीं लेती, पर हम एफआईआर दर्ज करवाकर इस बात पर अड़े रह सकते हैं कि दोषी को जितनी जल्दी हो सके सजा दी जाए। 2014 में कोलकाता की एक 17 साल की लड़की ने ऑनलाइन हैरेसमेंट से उत्पीड़ित होकर अपनी जान दे दी। उसने अपने 6 पेज के लंबे सुसाइड नोट में एक जगह ये लिखा कि बचपन में जब पूरे चॉकलेट की जगह आधी ही मिलती थी तब बहुत दुख होता था। माँ जब किसी बात से नाराज होकर बात नहीं करती थी तब सबसे ज़्यादा दुख होता था। आज अगर माँ को पता चल जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है, वे मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। मुझे दुख है कि मैं बड़ी हो गई। वो सब देख समझ लिया जो कभी नहीं समझना था, और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।
शुक्रिया। देखते रहिए और नारी।